गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होपफुली पिछला जो वीडियो बनाया हुआ था हमने आपको उसकी समझ आ गई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल थ्योरी। बिफोर वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद सेल थ्योरी, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे। रॉबर्ट हुक इन 1665 उसने क्या किया था, उसने जो पेड़ है उसकी जो कॉर्क होती है, पेड़ की कॉर्क को आप समझते ही होंगे, जो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण उसके जो बाहर स्टेम के एक लेयर बनती है जिसे हम उतार भी सकते हैं, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। अच्छा, उसे माइक्रोस्कोप में से देखा तो उसे दिखे एक ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर। वो केज लाइक स्ट्रक्चर जो उसे दिखे, उसने उसका नाम दिया सेल। जो एक्चुअल मीन होता है सेल का वो होता है चैम्बर और केज। तो दो सेल एक्चुअली इसे रिफ्लेक्ट नहीं करता, बिकॉज ये सेल बाल थी, सेल नहीं था, क्योंकि ये डेड हो चुका था और डेड होने के बाद सिर्फ उसकी आउटर लेयर दैट इज सेल बाल ही रह गई हुई थी। सो आज के टाइम पे देखा जाए जो टर्म सेल है जिसे हम यूज करते हैं वो बेसिकली मिसलीडिंग टर्म है। हाउएवर ये इतनी फेमस हो चुकी है कि हम इस टर्म को रिप्लेस नहीं करते। एनीहू, तो रॉबर्ट हुक ने जब उस कॉर्क को स्टडी किया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसे ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखे हेक्सागोनल लाइक, उसने उसका नाम दे दिया सेल और उसे पब्लिश किया अपनी बुक में माइक्रोग्राफी अंडर चैप्टर 18। जो एक्चुअल में सेल किसने देखा था वो था एंटोनी वान ल्यूवेनहुक इन 1874। वो था कौन? एक डच मर्चेंट था बेसिकली, जिसने क्रूड माइक्रोस्कोप बनाई थी। दैट इज व्हाई हम उसे माइक्रोस्कोपिस्ट भी बोलते हैं। बेसिकली वो बायोलॉजी को बिलोंग नहीं करता था, तो उसने क्या किया था, एक मर्चेंट था, उसने माइक्रोस्कोप बनाई एक क्रूड टाइप की, और अलग अलग चीजों को उसके अंदर देखना शुरू किया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, आरबीसी को देखा उसने, गम का ऐसे सेल लिए वो भी चेक किए उसमें। जो एक्चुअल सेल का बेस बनाया कि सेल है क्या, क्यों जरूरी है ये, वो बेस बनाया था शेल्डन एंड सचवान ने। कौन है ये शेल्डन एंड सचवान? मैथ्यू शेल्डन इन 1838, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट था। ये बॉटनिस्ट है, मतलब जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। इसने प्लांट्स को अच्छे से स्टडी किया और ये बोला कि सारे प्लांट जो है वो बने होते हैं वन और अदर टाइप ऑफ सेल्स। जो प्लांट है उसको अगर माइक्रोस्कोप में स्टडी करें बाय सेक्शन कटिंग, तो आपको पता चलेगा कि वो बेसिकली सेल के बने होते हैं। वो सेल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। उसके अगले साल ही थियोडोर सचवान ने ये बताया कि जैसे उसने बोला हुआ है कि प्लांट सेल का बना होता है, तो मैंने एनिमल को देखा और देखा कि एनिमल भी डिफरेंट फॉर्म, मतलब वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का बना होता है। सिर्फ बेसिक डिफरेंस प्लांट में ये और एनिमल में ये है कि प्लांट के केस में सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल के केस में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। सो शेल्डन और सचवान दोनों की कंट्रीब्यूशन क्या बन गई? शेल्डन जो है वो प्लांट के केस में बोल रहा है कि भाई ये जो है वो सेल के बने होते हैं, और सचवान एनिमल के केस में बोल रहा है कि ये भी सेल के बने होते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि प्लांट के केस में सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा चीज क्या है, बाहर सेल वॉल लगी होती है, जो कि एनिमल के केस में नहीं है। अब इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट थ्योरी दी जिसका नाम था सेल थ्योरी। उसमें उसने क्या पोस्टुलेट दिए? पहला ये कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेड ऑफ सेल्स, कि वो सेल के बने हुए हैं या उसके प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं। तो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और उसके प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं। दूसरा क्या बोला कि ऑल सेल्स आर ए लाइक इन कंपोजिशन, कि सारे सेल की बेसिक कंपोजिशन सेम है और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी ऑलमोस्ट सेम तरीके की होती है। थर्ड
ईच सेल इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस एंड हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने ये बोला कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं, तो सेल में क्या होता है, एक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सम ऑफ द साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, और उनके बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है। फोर्थ पॉइंट था, एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द सम टोटल ऑफ इंटीग्रेटेड एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, बेसिकली वो इंटीग्रेटेड का मतलब मिली जुली एक्टिविटी ऑफ द सेल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फिंगर्स को फोल्ड किया तो ये सारे सेल की आपस में इंटीग्रेशन है, कोऑर्डिनेशन है, कि सारे सेल इकट्ठे जो है वो एक साइड पे एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दैट इज बाय मेरा हाथ जो है वो फोल्ड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आधे सेल बोले मैंने इधर जाना, आधे सेल बोले मैंने इधर जाना है, वैसा नहीं है। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की कोई एक्टिविटी होती है, इट इज ऑलवेज द सम टोटल ऑफ इंटीग्रेटेड एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। लास्ट पॉइंट जो उन्होंने बोला, सेल अराइज स्पॉन्टेनियसली, कि जो सेल्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बने हुए सेल के, वो स्पॉन्टेनियसली अराइज होते हैं। स्पॉन्टेनियसली अराइज का मतलब एकदम से बन जाते हैं, और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी था। Rudolf Virchow in 1855 he proposed omnicellular e-cellular। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है all cells arise from pre-existing cell। तो इसने बेसिकली इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया था। उसने बोला कि सेल कभी भी अपने आप जो है वो स्पॉन्टेनियसली पैदा नहीं होता। जब भी सेल एक पैदा होता है, उससे पीछे भी एक सेल होता है। इसका मतलब एक सेल ही दूसरे सेल को जन्म देता है, ऐसा नहीं है कि एक सेल अपने आप ही बन जाए। सो ऑल सेल्स, सारे सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी नया सेल बनता है वो पिछले सेल से ही बनता है। अब एक्सेप्शन क्या है, ये तो एक एक्सेप्शन दे दी हमने, बाकी जो एक्सेप्शन है वो है वायरस की। जैसे कि इस सेल थ्योरी में बोला हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं। बट वायरस में तो साइटोप्लाज्म ही नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं है। सो वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि ना तो फुल्ली लिविंग में आता है, ना फुल्ली नॉन लिविंग में। जब नॉन लिविंग की बात हो तब तो कंसेप्ट ही खत्म है, लेकिन जब लिविंग की बात करो तो उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जब वो किसी लिविंग होस्ट के अंदर जाता है तो वहां पे एक्ट करता है एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा आता है यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया ने कैसे कॉन्ट्रडिक्ट किया हुआ है, वो है आप देखेंगे किस पॉइंट में, इस पॉइंट में। इसने बोला था हर सेल जो है वो मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म और जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन यू बैक्टीरिया हो चाहे आर्की बैक्टीरिया हो, ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो अगर इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इसका मतलब वो क्या, वो सेल ही नहीं है। तो इन्होंने तो बोला था कि सेल की खासियत ही यही है कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ये एक और उसकी एक्सेप्शन है। फिर आरबीसी एंड मैच्योर सीव ट्यूब। अब ये एक्सेप्शन में कैसे आगे कि आरबीसी जो है रेड ब्लड कॉर्पस्कल, जब ये मैच्योर हो जाता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। और मैच्योर सीव ट्यूब ये प्लांट के केस में होता है। सीव ट्यूब में भी क्या होता है कि जब ये मैच्योर होता है इसका न्यूक्लियस जो है वो डिजेनरेट हो गया होता है। तो जो सेल की प्रॉपर्टी थी कि उसमें न्यूक्लियस होना चाहिए, ना तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है ना वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो सेल थ्योरी जो थी वो इस केस में फेल है एक्सप्लेन करने के लिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट सेल थ्योरी।